गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं वह कक्षा 9th की पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 7 डॉक्टर का अपहरण लेसन है और इसके लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी हैं। लेखक परिचय। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी का जन्म 9 मार्च 1938 को हुआ था और इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई थी। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण खोज करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली हैं। नूतन नया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियां, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि। वैज्ञानिक बाल उपन्यास। यह कहानी एक विज्ञान कथा है और इस कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। वो कहना चाहते हैं कि विज्ञान के विकास से होने वाली औद्योगिक उन्नति किसी भी देश के लिए आवश्यक है, पर इसका अंधाधुंध विकास सराहनीय नहीं हो सकता। इससे मशीनों की बढ़ती संख्या और बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव से जनजीवन त्रस्त हो सकता है। लेखक ने एक काल्पनिक ग्रह के लोगों के माध्यम से इस समस्या से हमें अवगत कराने का प्रयास किया है। आजकल जो मशीनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, उसके क्या कुप्रभाव हैं, उसका क्या दुष्परिणाम हमारी जिंदगी पर पड़ेगा, वह बताने की कोशिश करता है इस पाठ के माध्यम से। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। अचानक एकाएक लापता, गुम हो जाना, खो जाना। लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की डोरबेल बजी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। एक डॉक्टर की जिंदगी में जो उनका पेशेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, 24 घंटा वो उनकी मदद ले सकता है। तो डॉक्टर हमेशा तैयार रहता है अपने पेशेंट की मदद करने के लिए, उसकी देखभाल, दवाई करने के लिए। जब भी कोई मरीज गंभीर होता, तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष खुशी खुशी चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। वे इसकी परवाह भी नहीं करते थे कोई उन्हें फीस देगा या नहीं देगा, वो बस इलाज करना चाहते थे। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। उन्होंने देखा कि रात के गए हुए डॉक्टर साहब अभी तक नहीं लौटे हैं। तब उनकी पत्नी को थोड़ी चिंता हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। हैरानी, आश्चर्य। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हों। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने
पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना, गुम हो जाना, पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट दुर्घटना के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। यानी उनकी पत्नी को भी कुछ मालूम नहीं था कि डॉक्टर साहब को कैसे गए, कहाँ गए, कौन ले गया, किसके साथ गए, अभी तक नहीं आए। उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए पुलिस और भी परेशान हो गई। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, शत्रु दुश्मन, इसलिए वह शंका करना व्यर्थ था। शंका करना, संदेह करना कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। यानी उनका किसी ने किडनैप कर लिया और फिरौती की रकम उन्हें उनकी पत्नी से मांगने वाले होंगे और मांग करेंगे तो हम उनको जाके पकड़ लेंगे। ऐसा उनके दिमाग में, पुलिस के दिमाग में ऐसे विचार आने लगे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। ये अचानक उनके गायब हो जाने से डॉक्टर के सभी लोग बड़े परेशान और डरे हुए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। भय का वातावरण, डरावना वातावरण न बन जाए, इसके कारण उनका समाचार जो है गायब होने का, वो दोबारा नहीं छापा गया और इस समाचार को ऐसे ही दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। भी श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। वह इंतजार कर रही हूँ, प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। लोग आके पुलिस वहां आकर के ढूंढने लगी। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। दल, समूह, झुंड। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली थी, जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ होना, आश्चर्यचकित रह गए, भौचक्के रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। अब क्या बोल रहे थे, सुनिएगा ध्यान से। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा है कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक
लेंगे। यानी उस सीढ़ी में डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं कि मैं भाई जिंदा हूँ, बिल्कुल सुरक्षित हूँ और एक अलग ग्रह पे आ गया हूँ। यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है और इन लोगों का इलाज करने के लिए इन लोगों ने मुझे धरती पर से अपहरण करके मेरा यहाँ पे अपने ग्रह पे लाए हैं, ताकि मैं यहाँ के लोगों का इलाज कर सकूं। ये लोग एक अलग बीमारी से जूझ रहे हैं। अब आगे एक बीमारी क्या है, आगे के पैराग्राफ में आपको इसका वर्णन मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। गुप्त रीति से छुप छुप कर मेरे बारे में जानकारी हासिल की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। योजना बनाना, प्लान बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया, संकेत किया। मैं अपने सहज सामान्य भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यानी जब तक डॉक्टर समझते कि उनको अलग ही तरह के लोग पकड़ रहे हैं, उनका अपहरण कर रहे हैं और वो भागने की कोशिश करते, इससे पहले ही 3 लोगों ने उनको मजबूती से पकड़ करके और यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म प्रकार का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। यानी वहां के जलवायु के अनुकूल, वहां का जो वातावरण था उसके अनुसार वह रह सके। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। कोशिश करना, प्रयत्न करना। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। अनुमति, परमिशन। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं। ये एक सौर मंडल का अर्थ सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों का समूह। सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं। कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। यानी यहाँ भी धरती की तरह बाजार है, कारखाना है, लोग हैं, लेकिन बिल्कुल भी अलग हैं। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान लें कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल क्षेत्र में ये हमसे बहुत पिछड़े हुए पीछे हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। चरम सीमा, पराकाष्ठा, सर्वोत्कृष्ट। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज्यादा और आदमी कम हैं। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं, गुलाम दास हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नकारा यानी आलसी बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए, उपाय सोचा जाए, तरकीब उपाय कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। हम विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे।
उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या भी बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। यहाँ पे डॉक्टर भटनागर को भी डर लग रहा है कि जिस तरह से धरती पर लोग विज्ञान के पीछे, मशीनों के पीछे भाग रहे हैं, कहीं धरती पर भी ऐसी बीमारी न फैल जाए। वह सब अगर जारी रहा और ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत हैं। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे डॉक्टर परेशान है कि अगर धरती पहले से ही, हमारी धरती पे बहुत सारी बीमारियां हैं और एक ये अलग से नई बीमारी फैल जाएगी तो हमारा भविष्य क्या होगा। भविष्य में ऐसी बीमारी आ सकती है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए हैं। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां और दैत्याकार मशीनें। यानी यहाँ पे डॉक्टर भटनागर बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इस धरती से, इस ग्रह से इंसानों का नामो निशान, इंसान सभी खत्म हो जाएंगे और सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंचे कारखाने और दैत्याकार बड़ी बड़ी मशीनें ही रह जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता है। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त होती जाती है, सख्त कठोर। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। ऐसा सिर्फ वहाँ की जलवायु के कारण होता है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता है। फिर भी प्रयत्न कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। अब यहाँ डॉक्टर बहुत परेशान है कि जो इनके अंग प्रत्यारोपण यानी सर्जरी करके जो अंग लगाने हैं उसके लिए वहां पे उनके पास सामान नहीं है, उपकरण नहीं है। तो ये लोग और प्लानिंग कर रहे हैं कि धरती से और भी वैज्ञानिक और डॉक्टरों को उठाकर लाया जाए, उनका अपहरण करके लाया जाए। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही हमारी सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है, गुप्त यानी छुपाई जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक नहीं है, यानी इसके खिलाफ जाना ठीक नहीं है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, कष्ट तकलीफ। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। स्वाध्याय में पहले शब्द संसार देखेंगे। शब्दों का अर्थ: लापता, जिसका पता न लगे; हुलिया, रूप या शक्ल; मुहावरों का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पे: हतप्रभ रहना, स्तब्ध रहना; नामो निशान मिटना;
अस्तित्व समाप्त होना। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। सौर मंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारण की सूची तैयार करनी है, आपको पाठ में मिल जाएगा। और स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है, इस विषय पर आपके विचार लगभग 8 से 10 वाक्यों में आपको नोटबुक में लिखना है। और भाषा बिंदु में निम्न वाक्यों में कारक रेखांकित कर उनके नाम और चिन्ह लिखकर पाठ से अन्य वाक्य को खोजकर तालिका में लिखिए। आपको कारक पहचानना है और उसके नाम लिखने हैं और पाठ के वाक्य उनको यहाँ पे क्रम से लिखने हैं। धन्यवाद।